दोस्तों आइए और आज फिर एक बार हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का साइंस यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न में विज्ञान के पाठ्यक्रम में आज हम लोग देखेंगे और इसके 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों का सेट 1 आ चुका है। आज हम लोग दे रहे हैं सेट 2 जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ओएमआर में ये पूछे जाते हैं 20 अंक के और यहाँ पे हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा तथा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के यहाँ पे कोर्स को लेते हैं और विज्ञान से संबंधित हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। जो विज्ञान है हमारा, इसमें कई सेगमेंट दिए गए हैं, कई पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को जानेंगे, पार्ट को जानेंगे। नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आज आपको बोर्ड परीक्षाओं में मैक्सिमम अंक लाने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कक्षा 10 विज्ञान हाई स्कूल पाठ्यक्रम में। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से उप विषय हैं जिसमें अलग अलग इकाइयों में हमारे सब्जेक्ट को बांटा गया है। पहली इकाई जो फर्स्ट है उसमें रासायनिक पदार्थ और स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल एंड बिहेवियर। और ये बच्चों कितने अंक का आता है? 20 अंक का इससे आता है। इसके बाद जो इकाई 2 है जीवों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इससे भी 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो इकाई 3 है, यूनिट 3 है, इसमें नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये 12 अंकों की आएगी। और जो इकाई 4 है इसमें धारा के प्रवाह, इफेक्ट ऑफ करंट है, ये 13 अंक के आएंगे। इसके बाद जो इकाई 5 है इसमें प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, ये 5 अंक के आएंगे। इस तरह आपका 70 अंक का पेपर बनेगा। तो अब इन 70 अंकों में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है हमारा कक्षा 10 हाई स्कूल में, उसमें पहला जो पार्ट आएगा हमारा वो भौतिक विज्ञान का आएगा। अब जब फिजिक्स का जो पार्ट हमारा भौतिक विज्ञान का आ रहा है हाई स्कूल विज्ञान में, इसमें कौन कौन से सब्जेक्टों को टच करेगा, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को देखते हैं। उसमें विद्युत है, धारा का भी हम लोगों को अध्ययन करना है, चुंबकत्व है, साथ में प्रकाश है और ऊर्जा आदि। ये सभी जो है हम लोगों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। अपनी अपनी नोटबुक से आप मैच करा लीजिए और इसी पाठ्यक्रम से यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में इसी पैटर्न से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा भाग हमारा आता है वो दूसरा भाग किस चीज का आता है? रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। और इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, धातु अधातु, अम्ल क्षार, लवण, कार्बन व उनके यौगिक, ये सभी चीजें दूसरे पार्ट में आएगी, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएगी। ठीक इसी तरह जो तीसरा पार्ट आपकी विज्ञान का है, साइंस का है हाई स्कूल में, उसमें तीसरा पार्ट बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है। और उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट आएंगे उसमें जीवन की प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय है, जनन है, वंशागत एवं विकास है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आएगा। ये नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो एक और पार्ट इसमें पड़ता है, कौन सा पार्ट पड़ेगा? पर्यावरण एवं दैनिक जीवन से संबंधित विज्ञान। और इसके अंतर्गत जो हम विषय देखेंगे इसमें ऊर्जा के स्रोत, पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत, ये सभी चीजें और मानव कल्याण से संबंधित विज्ञान, ये आपके 4 भागों में बटी हुई है। जो विज्ञान है आपकी ये 4 भागों में बटी हुई है। तो आइए अब तेज गति से हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले पहले पार्ट में जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है जिसके अंतर्गत हमको विद्युत, धारा, चुंबकत्व,
प्रकाश और ऊर्जा आदि का ये पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है। तो ओएमआर में सबसे पहले एमसीक्यू में शुरुआत करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान में पहले पार्ट से, और आप लोग बिल्कुल सीट बेल्ट कस करके बैठ जाइए एग्जाम की तैयारी में, और हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। सेट 2 का रिवीजन यहाँ पे करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसके ऑप्शन हैं वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट, जिसका करेक्ट आंसर है सी, एम्पियर। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा जो करंट होती है उसको एम्पियर में मापा जाता है, और यह बताता है कि चालक में प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, विभवांतर की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट, जिसका आंसर है सी, वोल्ट। विभवांतर जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसका मापन वोल्ट में किया जाता है बच्चों, और यह प्रति इकाई आवेश किए गए कार्य को दर्शाता है। तो इसको आप दोहराइए, विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? इसका ऑप्शन है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। दूसरा ऑप्शन है बल, द्रव्यमान और त्वरण। तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा, दाब और तापमान। और चौथा ऑप्शन है वेग, समय और दूरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चालक में प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? आंसर ऑप्शन देखिए P, V, R, I, जिसका करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन सी, R। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसको R से दर्शाया जाता है, और इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो चालक में प्रतिरोध का प्रतीक क्या हुआ बच्चों? R हुआ। इसकी इकाई क्या होगी? ओम होगी। आगे देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? जूल, वाट, ओम, एम्पियर, जिसका करेक्ट आंसर है बी, वाट। क्योंकि विद्युत शक्ति जो पावर है उसको वोल्ट मल्टीप्लाई करंट से प्राप्त किया जाता है, इसकी इकाई वाट होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के, 36,000 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 जूल, जिसका करेक्ट आंसर है सी, 3.6 गुणे 10 टू द पावर 6 जूल। क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1000 में हम 3600 का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, जो कि ऊर्जा की क्या है? इकाई है। हम यहाँ पे व्याख्या सहित आपको बता रहे हैं जिससे आपका माइंड क्लियर हो सके। आप इसको दोहराते जाइएगा। चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, दिशा बदलते हैं। जिसका सही आंसर है बी, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्योंकि जो समान ध्रुव होता है या तो NN होगा या SS होगा, ये आपस में क्या होते हैं? दूर जाते हैं। जबकि जब असमान ध्रुव मिलते हैं N और S, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर, यादृच्छिक रूप से।
जिसका सही आंसर है सी, बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर ये रेखाएं खींची जाती हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा में। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यांत्रिक बल या ताप? जिसका करेक्ट आंसर है बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि एम्पियर के प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय बल, ऊष्मा प्रवाह या न्यूटन का नियम? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा बी, चुंबकीय बल सिद्धांत पर काम करती है। क्योंकि विद्युत मोटर में जब धारा वहन करने वाला चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है जिससे वह घूमने लगता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत जनित्र, जिसको क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। किसको कहते हैं? विद्युत जनित्र को। किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश में या रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में। जनरेटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो जिसका जवाब है ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि जो जनरेटर है बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लेंस का फोकस क्या होता है? जहां सभी किरणें समानांतर होती हैं, जहां सभी किरणें मिलती या प्रतीत होती हैं, जहां प्रकाश फैलता है, जहां वस्तु रखी जाती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लेंस का फोकस क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, जहां सभी किरणें मिलती या प्रतीत होती हैं। लेंस के फोकस पर समानांतर किरणें अपवर्तित होकर मिलती हैं, ये अभिसारी लेंस में होता है या प्रतीत होती है अपसारी लेंस में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? केवल वास्तविक, केवल आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों, कोई नहीं? जिसका करेक्ट आंसर है सी, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। कौन? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, बड़ा, कोई नहीं? जिसका करेक्ट आंसर है बी, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं कि उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग में आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। फोकस दूरी एफ की एसआई इकाई क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, फुट? जिसका करेक्ट आंसर है बी, मीटर। फोकस दूरी, फोकल लेंथ को मीटर में मापा जाता है और लेंस की शक्ति इसका व्युत्क्रम होती है। क्वेश्चन नंबर 16। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है? P = F², P = 1/f,
P इक्वल टू 2F या P इक्वल टू F/2, जिसका सही जवाब है B, P इक्वल टू 1/F। क्योंकि लेंस की जो शक्ति होती है, पावर, ये 1 फोकल लेंथ होती है मीटर में। इसको डायोप्टर में भी नापा जाता है बच्चों। समझ में आया? ठीक है, आगे चलिए। 17, उत्तल लेंस, कन्वेक्स जिसको बोलते हैं, उत्तल लेंस की शक्ति का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कोई नहीं, जिसका आंसर है ए, धनात्मक। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, इसलिए इसकी शक्ति का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा। इसको दोहरा लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएंगे। अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या बहुत बड़ी, जिसका आंसर है ऋणात्मक। क्योंकि अवतल लेंस अपसारी होता है, अतः इसकी शक्ति ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्या होगी? धनात्मक होगी। अवतल लेंस की क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, मानव आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पुतली पर, नेत्र पटल पर, लेंस पर, कॉर्निया पर, जिसका सही जवाब है नेत्र पटल, रेटिना पर। क्योंकि रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील झिल्ली है, जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोला जाता है, उसमें व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता, पास की वस्तु नहीं देख पाता, दोनों नहीं देख पाता या कोई नहीं देख पाता। तो इसका सही जवाब है ए, दूर की वस्तु नहीं देख पाता। जो निकट दृष्टि दोष है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, उसमें फोकस रेटिना के आगे बनता है। इसे अवतल लेंस से सुधारा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21, दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें व्यक्ति पास की वस्तु नहीं देख पाता या दूर की वस्तु नहीं देख पाता, दोनों नहीं देख पाता, कोई नहीं, जिसका सही जवाब है पास की वस्तु नहीं देख पाता। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु व्यक्ति नहीं देख पाता, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में फोकस रेटिना के पीछे बनता है। इसे उत्तल लेंस से सुधारा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नेत्र की लेंस की आकृति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रेटिना, पुतली, सिलियरी पेशियां, आइरिस, जिसका सही जवाब है सी, सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां क्या होती है बच्चों? लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है, जिससे निकट और दूर की वस्तु देखी जा सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ओम, फैराडे, जूल, न्यूटन, जिसका सही जवाब है बी, फैराडे ने। माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ए, भौगोलिक दक्षिण से उत्तर, भौगोलिक उत्तर से दक्षिण, क्षैतिज दिशा में या लंबवत दिशा में। तो इसका जवाब है ए, भौगोलिक दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर ध्रुव वास्तव में भौगोलिक दक्षिण के पास स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है?
कि ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट, केवल रूपांतरित होती है या ऊर्जा बढ़ती रहती है, जिसका आंसर है सी। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल क्या होती है, रूपांतरित होती है। इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ पे हमारी इकाई का पहला पार्ट पूरा हुआ, जिसमें हम लोगों ने भौतिक विज्ञान से संबंधित ओएमआर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले पार्ट में चलेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान साइंस के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का दूसरा सेट। और अब हम लोग अपने पार्ट में पहुंच रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारा रसायन विज्ञान का है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं, धातु अधातु, अम्ल क्षार, लवण, कार्बन व उनके यौगिक, ये सभी कुछ पढ़ने हैं। तो आते हैं अब इस पार्ट में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है कहलाती है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मीय परिवर्तन या यांत्रिक प्रक्रिया। जिसका सही जवाब है बी, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणु पुनः संयोजित होकर नए पदार्थ बनाते हैं, जिनके गुण अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका सही ऑप्शन है ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन वायु में जलकर चमकदार लौ के साथ सफेद राख बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28। लाल लोहा जब नमी में वायु के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड, हाइड्रोजन, लौह नाइट्राइड या लौह कार्बाइड। तो जिसका सही जवाब है ए, लौह ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ प्रक्रिया से ये लौह ऑक्साइड बनता है, जिसको जंग बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? ए, प्रकाश संश्लेषण, बी, अमोनिया निर्माण, सी, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाना, डी, बर्फ का पिघलना। जिसका जवाब है सी, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाना। जब क्विक लाइम में पानी डाला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ है केवल अभिकारकों की मात्रा बराबर करना, केवल उत्पादों की मात्रा बराबर करना, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करना, तापमान बराबर करना। जिसका सही जवाब है सी, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करना। क्योंकि संतुलन का मतलब होता है बच्चों कि अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहे, इसी को हम लोग संतुलन कहते हैं। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहा जाता है, का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, बेस्वाद। और इसका सही जवाब है बी, खट्टा। क्यों होता है? क्योंकि सभी अम्लों का स्वाद
खट्टा होता है क्योंकि वे जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा यौगिक क्षारीय प्रकृति का होता है? NaCl, NaOH, HCl, CO2। जिसका सही जवाब है बी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 33। pH मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा हो जाता है? क्षारीय, तटस्थ, अम्लीय या अपारदर्शी? जिसका जवाब है सी, अम्लीय। जो pH होता है उस पैमाने पर 7 तटस्थ होता है, 7 से कम अम्लीय होगा तथा 7 से अधिक क्षारीय विलयन दर्शाता है। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 34। नीला लिटमस किससे लाल होता है? क्षार से, अम्ल से, लवण से, पानी से? जिसका सही जवाब है बी, अम्ल से। क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसको भी आप लोग जानकारी रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये सभी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बुक से हैं, दिए गए हैं, और आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चनों के पैटर्न में है ये। क्वेश्चन नंबर 35। NaCl किसका उदाहरण है? अम्ल का, क्षार का, लवण का या ऑक्साइड का? जिसका सही जवाब है सी, लवण का। यहाँ पे सोडियम जो क्लोराइड है, जिसको हम NaCl कहते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला एक सामान्य लवण है, सोडियम क्लोराइड, जिसका यूज हम लोग घरों में करते हैं नमक के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, NaHCO3, NaOH या CO2? जिसका करेक्ट आंसर है बी, NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा बराबर सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। किसको? NaHCO3 को, जिसका उपयोग बेकिंग करने के लिए या एंटासिड में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 half H2O, CaCO3 या CaOS twice या CaSO4 2H2O? जिसका POP का सही सूत्र है ए, CaSO4 half H2O, क्योंकि जो जिप्सम होता है इसको गर्म करने पर एक अणु जल का हट जाता है और तब क्या बनता है? POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन नंबर 38। धातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, सभी? जिसका सही जवाब है बी, क्षारीय। क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय प्रकृति वाले ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Na2O या CaO। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अधातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ या अपारदर्शी? तो क्या बनाती हैं? ए, अम्लीय।
अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि अधातु जैसे सल्फर या कार्बन ऑक्सीजन से अम्लीय ऑक्साइड SO2 या CO2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सोडियम पानी में डालने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, कोई अभिक्रिया नहीं होती, गैस बनती है, विस्फोट होता है, रंग बदल जाता है। इसका सही आंसर है सी, विस्फोट होता है, क्योंकि जो सोडियम है बच्चों, ये अत्यंत क्रियाशील धातु होती है और यह पानी में तेजी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी धातु जल से प्रतिक्रिया नहीं करती? सोडियम, जिंक, तांबा, कैल्शियम। कौन सी धातु जल से प्रतिक्रिया नहीं करती? सी, तांबा। तांबा, चांदी, सोना जैसी धातुएं अभिक्रियाशील श्रेणी में नीचे होती हैं, अतः ये पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी गैस अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया से बनती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? जिसका जवाब है बी, हाइड्रोजन। अम्ल प्लस धातु, इससे क्या होता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनती है और अभिक्रिया आपको दी गई है। आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के उसका डिटेल समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? H2SO4, HCl, HNO3 या CH3COOH? जिसका सही जवाब है बी, HCl। पेट में पाया जाने वाला जो गैस्ट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको HCl हम लोग कहते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 44, नींबू में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? जिसका जवाब है बी, सिट्रिक अम्ल। नींबू या अन्य खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिससे उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, सिरका किस अम्ल का विलयन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? जिसका आंसर है सी, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल सिरके में लगभग 4 से 8% एस्टिक अम्ल हुआ करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, सोप जिसे साबुन कहा जाता है का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अपचयन, सैपोनिफिकेशन, जल अपघटन या संघनन? तो इसका जवाब है बी, सैपोनिफिकेशन। अब बच्चों, ये सैपोनिफिकेशन होता क्या है? तो जो वसा होता है, फैट और क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनता है और इसी प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि कार्बन के बाह्य आवरण में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह चौसंयोजक टेट्रावैलेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या हुआ? CH4। मीथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या 4?
तो मीथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? एक। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, C2H5OH, CH3COOH या C2H6, जिसका सही जवाब है बी, C2H5OH। एथेनॉल, जिसको इथाइल एल्कोहल कहा जाता है, ये एक एल्कोहल है और इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। क्वेश्चन नंबर 50, एथेनॉल को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? केवल धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, केवल जल या हाइड्रोजन? जिसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्योंकि एथेनॉल ऑक्सीजन में जलकर CO2 और H2O बनाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट भी यहाँ से पूरा हुआ, जिसमें हम विज्ञान साइंस के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे थे और ये दूसरा सेट देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी जैसे सेट देखे थे। यहाँ पे हम लोग विज्ञान का दूसरा सेट देख रहे हैं जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न है और सेट 2 है। सेट 1 पहले आ चुका है। अब यहाँ पे जो तीसरी यूनिट हमारी आ रही है हाई स्कूल विज्ञान के पाठ्यक्रम की, वो जीव विज्ञान की है। अभी तक हम लोग ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट के MCQs देखे थे। अब जो तीसरा भाग हमारी बुक में दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? जीव विज्ञान का। और इसमें क्या क्या चीज टॉपिक यहाँ पे होगी? जीवन प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, वंशागति एवं विकास, इनसे संबंधित हमको MCQ इस पार्ट में देखने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जीवन की मूल इकाई क्या है? A ऊतक, B कोशिका, C अंग, D अंग तंत्र, जिसका जवाब है B कोशिका। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है, क्योंकि सभी जीवों की संरचना और क्रियाओं की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 52, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा, पाचन द्वारा या संचलन द्वारा? जिसका जवाब है ए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से CO2 और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग द्रव्य आवश्यक है? कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या राइबोज? जिसका आंसर है सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। यह हरे रंग का रंग द्रव्य है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पेट से, ग्रसनी में, मुख में या आंत में? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। पाचन की शुरुआत मुख में जो लार निकलती है, सलाइवा, उसके द्वारा स्टार्च को तोड़ने से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अम्लीय रस, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, यह कहाँ बनता है? यकृत में, अग्न्याशय में, पेट में या छोटी आंत में? तो अम्लीय रस पेट में बनता है।
पेट की आंतरिक परत से HCl निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 56, वायवीय श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन गैस। सही ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है, क्योंकि जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा CO2 और जल उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य में श्वसन अंग कौन से हैं? गुर्दे, हृदय, फेफड़े, आंत? मनुष्य में श्वसन अंग कौन से हैं? फेफड़े। फेफड़े वायु से ऑक्सीजन लेकर रक्त को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का वहन करता है? श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, रक्त कणिका, प्लेटलेट्स? जिसका जवाब है बी, लाल रक्त कण। लाल रक्त कण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RBC कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन में संयोजन करके उसे शरीर के भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 59, पसीना निकलने का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट निकालना, शरीर को ठंडा रखना, रक्त बनाना या पाचन में सहायता करना? जिसका जवाब है बी, शरीर को ठंडा रखना। पसीना वाष्पीकृत होकर शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। क्वेश्चन नंबर 60, हृदय का कार्य क्या है? रक्त बनाना, रक्त को पंप करना, भोजन पचाना या गैसों का आदान प्रदान करना? तो हृदय का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। हृदय एक पेशीय अंग है जो निरंतर रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 61, वृक्क जिसको आप किडनीज कहते हैं का कार्य क्या है? रक्त पंप करना, अपशिष्ट निकालना, भोजन पचाना, ऑक्सीजन ग्रहण करना? सही जवाब बी, अपशिष्ट निकालना। वृक्क रक्त से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया आदि छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, क्यूटिकल या स्टोमाटा? जिसका जवाब है बी, जाइलम। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 63, पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्टेम या क्लोरोफिल? जिसका जवाब है ए, फ्लोएम। फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 64, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? सेरिब्रलम, सेरिबेलम, मेडुला या हाइपोथैलेमस? जिसका जवाब है बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 65, तंत्रिका तंत्र का की मूल इकाई क्या है? मस्तिष्क, नस, न्यूरॉन या
कोशिका, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन। इसके बाद न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है जो संदेशों का संचार करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66। पौधों में हार्मोन को क्या कहते हैं? ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी पादप वृद्धि नियामक और डी विटामिन। तो पौधों में हार्मोन को क्या कहते हैं? पादप वृद्धि नियामक कहते हैं, क्योंकि पौधों में वृद्धि और गति को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप वृद्धि नियामक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मानव में लैंगिक जनन में कितने अभिभावक भाग लेते हैं? 1, 2, 3 या अनेक? तो मानव में लैंगिक जनन में 2 अभिभावक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों अभिभावकों की भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या अंडाशय में, मूत्राशय में? जिसका सही जवाब है बी अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जायगोट बनता है। क्वेश्चन नंबर 69। मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में या फेफड़ों में या गुर्दे में? जिसका करेक्ट आंसर है बी गर्भाशय में। गर्भाशय में भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 70। पौधों में लैंगिक जनन का प्रमुख अंग कौन सा है? जड़, तना, पुष्प, फल? जिसका सही आंसर है सी पुष्प। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है जिसमें नर पुंकेसर तथा मादा स्त्री केसर भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर, आलू पर, मूली पर या गेहूं पर? जिसका सही जवाब है ए मटर के पौधे पर। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर वंशागति के सिद्धांत प्रतिपादित किए। क्वेश्चन नंबर 72। किसी जीव के बाहरी लक्षण कहलाते हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप, गुणसूत्र, एलील? जिसका सही जवाब है बी फिनोटाइप। फिनोटाइप जीव के बाहरी रूप या लक्षणों को दर्शाता है, जैसे रंग या ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 73। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 44, 46 या 48? तो मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। विकास का मुख्य कारण क्या है? आहार, आनुवंशिक परिवर्तन, जलवायु और प्रकाश? जिसका जवाब है बी आनुवंशिक परिवर्तन। विकास का कारण समय के साथ जीनों में होने वाला परिवर्तन म्यूटेशन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75। डार्विन ने अपना सिद्धांत किस पर आधारित किया था? उपयोग और अनुपयोग पर, प्राकृतिक चयन पर, संकरण पर या कृत्रिम चयन पर?
तो डार्विन ने अपना सिद्धांत प्राकृतिक चयन पर आधारित था। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि प्रकृति उपयुक्त जीवों को जीवित रखती है और अनुपयुक्त को नष्ट कर देती है, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे 3 पार्ट पूरे हो गए हैं और हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान में 100 बहुविकल्पी प्रश्न का सेट नंबर 2, और इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं। जो चौथा पार्ट आता है हमारा लास्ट पार्ट आता है, जिसमें पर्यावरण एवं दैनिक जीवन से संबंधित विज्ञान है। और इसमें हम लोगों का क्या क्या सिलेबस आ सकता है? ऊर्जा के स्रोत, पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत, मानव कल्याण से संबंधित विज्ञान। अब इनसे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा का मुख्य रूप क्या है? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? जिसका सही जवाब है प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों मिलते हैं, परंतु प्रमुख रूप से ऊर्जा का आगमन प्रकाश के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 77, सौर ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में होता है? विद्युत चूल्हा, सौर कुकर, डीजल इंजन या जनरेटर? सौर ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में होता है? बी, सौर कुकर में। सौर कुकर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ऊष्मा में बदल देता है और भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, बायोगैस का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन? जिसका जवाब है सी, मीथेन। बायोगैस में लगभग 60 से 70% मीथेन होती है, जो जलने पर ऊष्मा देती है। क्वेश्चन नंबर 79, पवन ऊर्जा किस रूप में प्राप्त की जाती है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? यहाँ पे इसका सही जवाब है सी, गतिज ऊर्जा। पवन चक्कियां हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक तथा विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन है बच्चों, बहुत फास्ट करिए और बोर्ड परीक्षाओं का समय बहुत कम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव ऊर्जा या सौर संसाधन? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो लाखों वर्ष में बनते हैं और पुनः नहीं बनाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 81, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का उपयोग करता है? वायु, गिरते जल की स्थिति ऊर्जा, सौर ऊर्जा या बायो ऊर्जा? तो जल विद्युत संयंत्र गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है। ऊंचाई से गिरता जल टरबाइन को घुमाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 82, परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? दहन, नाभिकीय विखंडन, संपीड़न और संलयन? जिसका जवाब है बी, नाभिकीय विखंडन। भारी परमाणुओं जैसे यूरेनियम के नाभिक के टूटने से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण का अर्थ है केवल वायु, केवल जल, केवल जीव
जीवों को घेरने वाले सभी घटक, जिसका जवाब है डी, जीवों को घेरने वाले सभी घटक। पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, जीव जंतु और मानव के सभी पारस्परिक संबंध शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ओजोन परत का मुख्य कार्य है ताप बढ़ाना, CO2 अवशोषण, पराबैंगनी किरणों को रोकना या वर्षा कराना, जिसका सही जवाब है सी, पराबैंगनी किरणों को रोकना। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जिसका जवाब है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 व अन्य गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को फंसाकर वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बनती है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है वर्षा जल, औद्योगिक अपशिष्ट, प्राकृतिक झरने, हिम पिघलना, जिसका जवाब है बी, औद्योगिक अपशिष्ट। कारखानों का रासायनिक कचरा जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 87, पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख उपाय है अधिक उद्योग लगाना, पेड़ काटना, वृक्षारोपण करना, अधिक पेट्रोल उपयोग। ये बहुत ही सरल है और इसका जवाब आप सबको आता है कि पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? वृक्षारोपण करना, क्योंकि वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, CO2 घटाते हैं और जैव विविधता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? खुले में फेंकना, पुनर्चक्रण करना, जलाना या समुद्र में डालना? तो इसका सही तरीका है बी, पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण से कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे प्रदूषण घटता है। क्वेश्चन नंबर 89, जैव अपघट्य पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक, धातु, सब्जी के छिलके, कांच। तो क्या है? सी, सब्जी के छिलके। जैव अपघट्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? सी, एम्पियर है। विद्युत धारा की मापन इकाई एम्पियर होती है, जिसको ए से निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यदि किसी परिपथ में धारा 2A और प्रतिरोध 5 ओम है तो विभवांतर होगा 2V, 5V, 7V या 10V, जिसका सही जवाब है 10V। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, तो V बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10 वोल्ट। सही जवाब क्या होगा? 10 वोल्ट होगा। V बराबर IR। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विद्युत शक्ति की इकाई है जूल, वाट, ओम या वोल्ट, जिसका जवाब है बी, वाट। शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर VI, तो इसकी इकाई वाट होती है। आगे देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 93, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऊष्मा प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या प्रकाश का प्रभाव? जिसका जवाब है बी, ऊष्मा प्रभाव। बल्ब में फिलामेंट धारा के प्रवाह से गर्म होकर चमकता है। क्वेश्चन नंबर 94, सुरक्षित विद्युत परिपथ में किस तार का प्रयोग होता है? लाल, नीला, हरा या काला? तो सुरक्षित विद्युत परिपथ में हरा तार का प्रयोग किया जाता है। हरा तार अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे उपकरण में अधिक धारा आने पर झटका ना लगे। क्वेश्चन नंबर 95, फ्यूज का कार्य क्या है? धारा बढ़ाना, धारा रोकना, सुरक्षा प्रदान करना, वोल्टेज घटाना? जिसका जवाब है सुरक्षा प्रदान करना। फ्यूज अत्यधिक धारा आने पर पिघल जाता है और परिपथ को सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 96, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर, विद्युत मोटर, सेल या टरबाइन? जिसका सही जवाब है सी, सेल। सेल या बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 97, चुंबकीय प्रभाव किस उपकरण में प्रयुक्त होता है? बिजली का बल्ब, विद्युत घंटी, विद्युत हीटर या ओवन? जिसका सही जवाब है बी, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी में विद्युत धारा से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जो हथौड़े को खींचकर घंटी बजाता है। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला सबसे हानिकारक पर्यावरणीय कार्य कौन सा है? औद्योगिकरण, पर्यावरण शिक्षा, संरक्षण या वृक्षारोपण? जिसका सही जवाब है ए, औद्योगिकरण। अनियंत्रित औद्योगिकरण से वायु, जल, भूमि और ध्वनि का प्रदूषण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 99, 3R का अर्थ क्या है? अब बच्चों ये 3R क्या होते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल या रीड, रीराइट, रिवाइज, रिमूव, रिपेयर, रीबिल्ड, रिचार्ज, रिन्यू, रिड्यूस? इनमें से 3R का मतलब क्या होता है? तो जिसका सही जवाब ए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। 3R सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के 3 मुख्य उपाय हैं। क्या हैं? घटाएं, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। और हमारे इस सेगमेंट का सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का एकक क्या है? वाट, किलोवाट घंटा, ओम या जूल? तो विद्युत ऊर्जा का एकक क्या है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। इसे विद्युत बिलिंग में यूनिट कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा विज्ञान साइंस का हाई स्कूल के 100 बहुविकल्पी प्रश्न का दूसरा सेट, जिसका अभ्यास आप लोग कर लें। इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर और विज्ञान के सेट दे चुके हैं, और ये विज्ञान का दूसरा सेट है, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। और इसको देखिए, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अपने दूसरे सेट में अन्य विषयों में।